नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। मुंबई के कैंपा कोला कंपाउंड में लोगों के जोरदार विरोध के बाद बीएमसी की टीम कार्रवाई किए बगैर वापस लौट गई है। बीएमसी ने कहा कि बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। इससे पहले बीएमसी कैंपा कोला कंपाउंड से लोगों से कहा गया था कि अभी हम आपको जबरन बाहर नहीं निकालेंगे, हम तो सिर्फ बिजली और पानी का कनेक्शन काटने आए हैं। लेकिन गेट पर मौजूद कैंपा कोला निवासियों ने उनकी एक न सुनी। इससे पहले जब बीएमसी की टीम कार्रवाई करने कैंपा कोला कंपाउंड पहुंची तो वहां रहने वाले लोगों ने मेन गेट बंद कर दिया। सैकड़ों लोग गेट के पास खड़े हो गए और बीएमसी के अधिकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। बीएमसी के अधिकारी जब कार्रवाई करने पहुंचे तो कुछ महिलाएं उनके सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाती हुई नजर। सैकड़ों लोग गेट के पास खड़े हो गए और बीएमसी के अधिकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। बीएमसी के अधिकारी जब कार्रवाई करने पहुंचे तो कुछ महिलाएं उनके सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाती हुई नजर आईं। महिलाओं ने उनसे फ्लैट खाली नहीं करने की गुजारिश की। कैंपा कोला कंपाउंड में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण होने लगे थे। लोग कंपाउंड खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए। हालात को देखते हुए सुबह से ही भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कैंपा कोला कंपाउंड में लोगों और पुलिस की खींचतान के बीच में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। आरपीआई कार्यकर्ता सोसाइटी के लोग भी वहां पर मौजूद थे। कैंपा कोला कंपाउंड में कार्रवाई से ठीक पहले सुबह लोगों ने हवन अनुष्ठान का आयोजन किया। लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए आशियाने का कोई इंतजाम नहीं है। हवन से उन्होंने सब कुछ बेहतर होने की उम्मीद जताई। हालांकि कैंपा कोला सोसाइटी में बीएमसी की टीम के पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने फ्लैट छोड़ भी दिए। फ्लैट छोड़ने के आखिरी दिन कुछ लोग अपने अपने फ्लैट से सामान निकालकर चले गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कंपाउंड में ही अड़े हुए हैं। कैंपा कोला कंपाउंड के कुछ लोगों को अभी भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। कुछ लोग महाराष्ट्र सरकार से आशियाने को बचाने की उम्मीद लगा रहे हैं। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे पर अभी भी न्याय कर सकता है। हम किसी भी हालत में इन्हें कुछ भी करने नहीं देंगे और हमें ये प्रार्थना है सीएम साहब से कि उन्होंने जब कहा है कि सॉलिसिटर जनरल से वो ओपिनियन लेंगे तो ओपिनियन का क्या हुआ। कैंपा कोला कंपाउंड के कई लोगों का कहना है कि उनके पास कंपाउंड छोड़कर कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं है। वो नीचे कंपाउंड के पास ही बैठकर दिन गुजारने को मजबूर हैं। कहीं नहीं, अभी तो हम लोग ने किसी ने भी कुछ देखा नहीं है। नीचे जाएंगे, नीचे बैठेंगे। कैंपा कोला कंपाउंड के 96 फ्लैट्स को अवैध करार दिया गया है। इन फ्लैट्स में रहने वाले परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी की टीम फ्लैट जबरन खाली करवाने पहुंची। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कैंपा कोला के लोगों से लेकर सहानुभूति जताई है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। What can we do after the court order? That is the issue. We have a sympathy for those people, but now it has gone to an advanced stage. इराक संकट के चलते तेल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा है कि इराक संकट के चलते कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई में भी इजाफा हो सकता है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल संकट से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत इराक में जहां से कच्चा तेल मंगवाता है वहां हालात ठीक हैं। क्रूड ऑयल की उपलब्धता पे आज भी कोई बहुत घबराहट की बात नहीं है। तेल लेना है बसरा फील्ड से, जहां इराक की ज्यादा, साउथ इराक में ज्यादा जहां ऑयल फील्ड्स हैं और वहां जहां बड़ी रिफाइनरी है, आज भी वहां कोई बहुत चिंताजनक विषय नहीं, वहां स्वाभाविक काम चल ही रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इराक में युद्ध के खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कुछ हद तक सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ओबामा ने यह भी कहा कि वो इराक में और अमेरिकी सैनिक भेजकर खून बहाना नहीं चाहते। हालांकि ओबामा ने कहा है कि इराकी सेना को अमेरिका का पूरा सहयोग मिलेगा और इसके लिए 300 मिलिट्री सलाहकार इराक भेजे जा रहे हैं। The United States will continue to increase our support to Iraqi security forces. We have had advisors in Iraq through our embassy, and we're prepared to send a small number of additional American military advisors, up to 300, to assess how we can best train, advise, and support Iraqi security forces going forward. इराक में आतंकियों के खूनी खेल का खौफनाक वीडियो सामने आया है। इराक में अगवा किए गए हिमाचल के कांगड़ा के इंद्रजीत ने यह वीडियो क्लिप अपने भाई को भेजा है, जिसमें आईएसआईएस आतंकियों का तांडव कैद है।
ये वीडियो इराक के एक घर के अंदर शूट किया गया है, जहां आईएसआईएस आतंकी घुस आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरे घर में लाशें बिछ जाती हैं। इराकी एयरफोर्स आईएसआईएस के आतंकियों का मुकाबला करने में लगी हुई है। वायुसेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि इस हमले में 55 आतंकियों को मार गिराया गया है। इराक में अगवा हुए और फंसे भारतीयों के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया ने चिट्ठी में लिखा है कि भारतीयों को इराक से सुरक्षित निकालने के लिए सरकार जल्द कूटनीतिक कदम उठाए। इराक में बिगड़े हालात के बीच 6 लोग कल रात वतन लौट आए हैं। पंजाब के गुरदासपुर के ये लोग इराक में मजदूरी करने गए थे, लेकिन हिंसा के बीच फंस गए और अब भारत लौटकर राहत की सांस ले रहे हैं। इराक में फंसे भारतीयों के फोन हरियाणा कंट्रोल रूम में आए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले जयपाल और यूपी के सीतापुर के हैदर अली ने फोन पर खुद को बचाने की गुहार लगाई है। दोनों को कंपनी पैसा नहीं दे रही, जिसके चलते ये वतन नहीं लौट पा रही हैं। उधर इराक के मोसुल में अगवा किए गए 40 भारतीयों के सुरक्षित होने की बात इराक सरकार ने कही है। साथ ही इराक ने यह भी कहा है कि अभी उनकी रिहाई के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुमकिन नहीं है। उधर आईएसआईएस आतंकी इराक की राजधानी बगदाद के बेहद करीब जा पहुंचे हैं। इराक की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर आईएसआईएस आतंकियों ने कब्जा भी कर लिया है और वैजी रिफाइनरी की चौकियों पर काले झंडे लगा दिए हैं। यूपी के मऊ से भी कई छात्र इराक में फंसे हुए हैं। एक हफ्ते पहले इन छात्रों से घर वालों की बातचीत हुई थी। इसके बाद इनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही, जिससे परिवार वाले बेहद सख्ते में हैं। लखनऊ का एक परिवार इराक में मुश्किल हालात के बीच जान बचाकर वापस लौटा है। इन लोगों ने इराक के खौफनाक हालात बयां किए। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि अभी भी कई भारतीय ऐसे हैं जिनकी जान वहां दांव पर लगी है। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यालय आतंकियों के निशाने पर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बाबत हमले का अलर्ट जारी किया है। न सिर्फ बीजेपी मुख्यालय बल्कि देश भर में बीजेपी के सभी दफ्तर भी आतंकियों के निशाने पर बताए गए हैं। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश में जुटे हुए हैं। इस बाबत एनआईए ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट भेजा है। पटना ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हैदर अली से पूछताछ के बाद दिल्ली में हमले के प्लान का खुलासा हुआ है। एनआईए के अलर्ट के मुताबिक आतंकियों ने हमले के लिए दिल्ली में इंडिया गेट समेत 6 ठिकानों की रेकी की है। आतंकी हैदर अली के गुर्गों ने कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, आनंद विहार रेलवे स्टेशन का भी मुआयना किया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई भी इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर है। एनआईए के अलर्ट के मुताबिक आतंकी मुंबई के भी कुछ ठिकानों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इस बाबत एनआईए ने मुंबई पुलिस को मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल और कारतूस भी मिले हैं। यह आतंकी हत्या की कई वारदातों में शामिल रहा है। कुलगांव से पकड़े गए इस आतंकी का नाम अबू हंजाला है, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर का रहने वाला है। पिछले 2 साल से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय था। अबू मोस्ट वांटेड लश्कर आतंकी अबू कासिम का खास बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इंटेलिजेंस के जरिए यहां आतंकियों के घुसने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा और कार्रवाई करते हुए तीनों आतंकियों को मार गिराया। हिंदी में ही कामकाज करने की केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है। उमर ने कहा कि देश में एक भाषा नहीं थोपी जा सकती। हमारा मुल्क इतना बड़ा है, आप एक मजहब, एक जबान, एक तरह जो है लोगों पे ठोस नहीं सकते हो। जो लोग हिंदी इस्तेमाल करना चाहें वो करें, जिन लोगों की मातृ जबान कोई और है वो दूसरी जबान इस्तेमाल करें। हिंदी में कामकाज के गृह मंत्रालय के आदेश का तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी विरोध किया है और इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मोदी से उन्होंने इस आदेश को बदलने की मांग की है। इससे पहले डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने भी गृह मंत्रालय के आदेश का विरोध किया था। करुणानिधि का कहना है कि गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हिंदी राजभाषा है, इसलिए मंत्रालय ने इसे बढ़ावा दिया है। रिजिजू ने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। हिंदी का जो प्रमोशन है, क्योंकि वो हमारा राज्य भाषा है, तो राज्य भाषा होने के नाते हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो वहाँ क्षेत्र की भाषाओं का हम अनदेखी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने गृह मंत्रालय के निर्देश का स्वागत किया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदी के प्रोत्साहन का मतलब अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा का अपमान नहीं है। हिंदी को प्रोत्साहन या प्राथमिकता
राष्ट्रभाषा का सम्मान है, अंग्रेजी का अपमान नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2014-15 का बजट पेश किया। कुल 2,74,704 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 22% ज्यादा है। बजट पूरी तरह विकास योजनाओं पर आधारित रखा गया। अखिलेश सरकार ने इस बार अपने बजट में अपनी 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कोई चर्चा नहीं की। कन्या विद्या धन योजना, लैपटॉप योजना और बेरोजगारी भत्ता जैसे फ्लैगशिप योजनाओं को बजट से बाहर रखा गया। अखिलेश सरकार ने इंदिरा आवासों के लिए 1800 करोड़ और लोहिया गांव के लिए 1500 करोड़ दिए। सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ का बजट पेश किया। सरकार ने राम शरण दास सड़क योजना की शुरुआत करते हुए इसके लिए 50 करोड़ का बजट पेश किया। अखिलेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के लिए 7,880 करोड़ और सड़क और पुलों के लिए 15,100 करोड़ का बजट पारित किया। आगरा और लखनऊ में आईटी सिटी को हरी झंडी भी दे दी गई है। बिजली के लिए 24,000 करोड़ का बजट, वहीं पूर्वांचल के लिए 291 करोड़ का बजट पेश किया गया। सरकार ने अपने बजट में प्रदेश में 3 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात कही है। पंचायती राज में 606 करोड़, लखनऊ में कैंसर संस्थान के लिए 74 करोड़, केजीएमयू के लिए 184 करोड़ और पीजीआई के लिए 368 करोड़ का बजट पेश किया गया। दिल्ली में डीईआरसी यानी कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने मीटिंग में कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी बिजली महंगी करने की साजिश में है। रेप के आरोपों में घिरे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों से खबर है कि राजनाथ ने मेघवाल को भरोसा दिलाया है कि सरकार और पार्टी दोनों उनके साथ हैं और उनका बचाव भी करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि राजनाथ ने निहाल चंद मेघवाल से कहा है कि वो मीडिया से बात न करें। उन्होंने निहाल चंद से यह भी कहा कि इस बात का ख्याल रखें कि उनके समर्थक मीडिया पर हमलावर न हो। इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार की रात निहाल चंद मेघवाल को बुलाया था और पूरे केस के कानूनी पहलुओं की जानकारी ली। रविशंकर प्रसाद ने भी मेघवाल से कहा था कि सरकार उनका आखिर तक बचाव करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और विशेष पैकेज की मांग की। उमर ने सूबे के हालात के साथ साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर भी राजनाथ से चर्चा की। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्होंने जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए अपना 45 दिन का एजेंडा भी रखा। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने लड़कों को रिजेक्टेड माल करार दिया है। सूरत में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट करती फिरेंगी। છોકરીઓની સંખ્યા ઓછી હોય એટલે દીકરીને સિલેક્શન કરવામાં બાધો ના આવે, રિજેક્ટેડ માલ કરી દે કે આ છોકરો ઓછું ભણેલો છે, માર ના જોઈએ ભાઈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार को दुनिया की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड सरकार बनाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन के सचिव प्रजापति त्रिवेदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को खत लिखकर प्रधानमंत्री की मंशा जता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की आधा दर्जन समितियों का पुनर्गठन किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी सभी 6 कमेटियों में शामिल हैं। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह है। वहीं सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को रखा गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन में राजनाथ के अलावा जेटली, वेंकैया नायडू और गडकरी को शामिल किया गया है। आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी में पीएम के अलावा राजनाथ, सुषमा, जेटली, गडकरी समेत कई और नेता शामिल हैं। देश के विकास की रूपरेखा तय करने वाले योजना आयोग को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार इस मामले में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार योजना आयोग को बहाल नहीं करेगी। 15 मार्च 1950 को बने योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम अधिकारियों के साथ ही उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कांग्रेस 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदलने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का हटना तय है। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और असम के सीएम तरुण गोगोई को भी बदलने की चर्चा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को आगे करके कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदले जाने की खबरों पर बीजेपी ने चुटकी ली है।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का आज दर्द फूट पड़ा जब उनसे मुख्यमंत्रियों के बदले जाने की खबरों पर राय मांगी गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे किनारे लगा दिया है, इसलिए मुझे अंदरूनी जानकारी नहीं है। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के बाहर यूपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। यूपीएससी की परीक्षा देने वाले ये छात्र छात्राएं CSAT परीक्षा को भी खत्म करने की मांग कर रहे थे। प्रीति जिंटा शनिवार या रविवार को अमेरिका से मुंबई लौट सकती हैं। अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नस वाडिया पर लगाए छेड़खानी के आरोपों पर वो मरीन ड्राइव थाने में अपना बयान दर्ज करवाएंगे। वक्त का चला है, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दिल्ली में कहां नहीं आया पानी, दिल्ली में स्टेशन पर क्यों हुआ हंगामा और गाजियाबाद में आग का गदर। सह प्रायोजक बांगुर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, और डायना सोप, बी अ लेडी। सच हो आपके। दिल्ली के कई इलाकों को आज पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा है कि लोकरी मेन पाइपलाइन में मरम्मत के काम के चलते ये दिक्कत पेश आई है। दिल्ली के जिन इलाकों को पानी संकट का सामना करना पड़ रहा है उनमें जामा मस्जिद, चांदनी चौक, दरियागंज, कश्मीरी गेट, मोरी गेट और रामलीला मैदान के आसपास के इलाके शामिल हैं। साथ ही दिल्ली के जिन इलाकों में पानी की कम सप्लाई हो रही है वो ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी, साउथ एक्स, एंड्रयूजगंज, डिफेंस कॉलोनी और एनडीएमसी के इलाकों को पानी की कम सप्लाई का सामना करना पड़ा। पंजाब के बठिंडा में गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद आग लगने से हड़कंप मच गया। रिफाइनरी में लगी आग कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी। खबर पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। एमपी के इंदौर में एक बारदाना गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखे लाखों बोरे जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि इसी कंपनी के गोदाम में महीने में दूसरी बार आग लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग के बीच में जोरदार धमाका भी हुआ। मुंबई से सटे भिवंडी में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखिए आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग जितनी तेजी से फैली उसे देखकर कल्याण, ठाणे और उल्लासनगर से भी दमकल की टीम को बुलाया गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात मुसाफिरों ने जमकर हंगामा किया। शामली जाने वाली इस ट्रेन के लेट होने से गुस्साए मुसाफिरों ने 3 घंटे तक ट्रेन को रोके रखा। ट्रेन लेट होने पर यात्री भड़क उठे। दिल्ली के शाहजहां रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों ने जमकर बवाल काटा। दिल्ली में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। सरिता विहार इलाके में अलीगांव की रेड लाइट पर बेकाबू गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी। मरने वाले शख्स का नाम शिवरतन शर्मा था, जो कि फरीदाबाद का रहने वाला था। ग्रेटर नोएडा में हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के तीमारपुर इलाके में वजीराबाद गांव के बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। नोएडा के सेक्टर 82 में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। नोएडा के फेज 2 में नगला गांव के एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई के नाला सोपारा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। 16 साल के एक लड़के की हत्या का आरोप उसकी प्रेमिका के घर वालों पर लगा। इलाहाबाद में एक दरोगा पर बीच सड़क पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में दरोगा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। राजस्थान के अजमेर में सीआरपीएफ के एक जवान पर एक 8 साल की लड़की के रेप का आरोप लगा है। कर्नाटक के बीजापुर में बोरवेल में गिरी 4 साल की बच्ची को नहीं बचाया जा सका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह हेलमेट और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूटी पर निकले। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स ने पुशअप करने में अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। 1 मिनट के अंदर उसने 164 पुशअप करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया।